साए में अपूर्णा थी। गोलियों की तड़तड़ाहट थी, डर और दहशत। नमस्कार, गुना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। रात के अंधेरे में हुई गोलियों की बौछार ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। पूरे शहर में लोग दहशत में हैं। कुख्यात बदमाश मिथुन बावरिया का एनकाउंटर कर दिया गया। झिझाना थाना क्षेत्र के वेदखेड़ी मंसूरा मार्ग पर देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जमकर गोली चली। लगभग आधे घंटे तक चली इस मुठभेड़ में दोनों ओर से दर्जनों राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान कुख्यात मिथुन बावरिया को गोली लगी और वो मौके पर ढेर हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1.25 लाख का इनामी बदमाश हुआ ढेर। रात में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। बावरिया गिरोह पर पुलिस का शिकंजा। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। रात के अंधेरे में हुई गोलियों की बौछार ने पूरे शहर को दहला कर रख दिया। देर रात शामली में 1 लाख के कुख्यात बदमाश मिथुन बावरिया का एनकाउंटर कर दिया गया। झिझाना थाना क्षेत्र के वेदखेड़ी मंसूरा मार्ग पर देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जमकर गोलीबारी हुई। लगभग आधे घंटे तक चली इस मुठभेड़ में दोनों ओर से दर्जनों राउंड फायरिंग हुई। इसी दौरान कुख्यात मिथुन बावरिया को गोली लगी और वो मौके पर ही ढेर हो गया। इस दौरान गोली लगने से एक हेड कांस्टेबल हरविंदर गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बता दें कि बीती शाम कांधला थाना क्षेत्र में एक सर्राफा व्यापारी से लूट की वारदात के बाद पूरे जिले में पुलिस हाई अलर्ट पर थी। अपराधियों की तलाश में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान देर रात पुलिस को सूचना मिली कि झिझाना क्षेत्र में बावरिया गिरोह के सदस्य किसी बड़ी वारदात की तैयारी में जुटे हैं। सूचना पर झिझाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने अचानक ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस टीम ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें कुख्यात मिथुन बावरिया ढेर हो गया। एक आज शाम 6 बजे के आसपास थाना कांधला में एक छोटी सी स्नैचिंग घटना हुई थी। उसको लेके हमने आदेश किया था पूरे जनपद में हमारे क्षेत्राधिकारी एसएचओ अलर्ट पर रहेंगे और चेकिंग कराएंगे। जानकारी हुई कि एक बदमाश जो रिवार्डेड है 50,000 रुपये का हमारे जनपद शामली से, अलर्ट पर रहेंगे और चेकिंग कराएंगे। जानकारी हुई कि एक बदमाश जो रिवार्डेड है 50,000 रुपये का हमारे जनपद शामली से और जनपद बांका से वांटेड चल रहा हो और 1 लाख रुपए का ये घोषित इनाम करने के लिए हमने रिपोर्ट भेजा हुआ डीजी जोन महोदय के यहाँ। उसका नाम मिथुन है। वो झिझाना कस्बे के बगल में एक पावटी कला की जंगल में अपने साथी के साथ मौजूद है। सूचना पे हमारी स्वाट की टीम हमारे सचिव झिझाना मौके पे आए और अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया। उसने पुलिस पे जानलेवा फायरिंग की, जिसमें हमारे एक सिपाही हरविंदर को गंभीर रूप से घायल हो गया वो, और हमारे दोनों प्रभारी जो स्वाट और झिझाना थे उनके पीपी जैकेट में गोली लगी। हमारी पुलिस ने उसके साथ फायरिंग की, जिसमें वो गंभीर रूप से बदमाश घायल हुआ। उसको तत्काल हम लोग सीएससी ऊन भिजवाया, जहां से रेफर हुआ जिला अस्पताल की, जहां उसकी मौत हो गई है। शामली के एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ढेर हुआ बदमाश मिथुन बावरिया बेहद शातिर और खतरनाक अपराधी था। उसके ऊपर शामली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, जबकि बागपत पुलिस भी उस पर इनामी राशि घोषित कर चुकी थी। कांवड़ यात्रा के दौरान बागपत जिले में महिला से लूट की बड़ी वारदात के बाद से ही वो पुलिस के रडार पर था। इसके बाद उसने लगातार कई जिलों में अपराध जारी रखा। जानकारी हुई कि वो एक कुख्यात बदमाश था, जिसपे लगभग 50,000 रुपये रिवार्ड हमारे पुलिस से घोषित किया गया है। जनपद बागपत से वांछित चल रहा है और अभी उस पर रिवार्ड बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा हुआ है। मौके पे उसके पास से एक कार्बाइन और एक इटली मेड बरेटा पिस्टल बरामद हुई है और उसके पास से और भी उसकी एक बिना नंबर प्लेट की वाहन बाइक बरामद हुई है और खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये कुख्यात बदमाश मिथुन है, जो हमारे अलाउद्दीन गांव का रहने वाला है और ये हमारे यहाँ से 3 मामलों में वांटेड चल रहा है। इसके अलावा ये पंजाब से, हरियाणा से और तमाम जेलों से जेल गया है। ये मुख्य रूप से ये साउथ में क्राइम करता है। ये
ये अपने गांव में एक मुखबिर था भारत, उसकी उसने जानलेवा हमला करके उसकी हत्या कर दी थी। और अभी कई मामलों में लग रहा वांटेड है, इसकी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। इसमें क्या उम्र है इसकी एज लगभग 34 से 35 साल की थी। इसका कोई साथी भी रहा? हाँ बिल्कुल, चूंकि ये 2 लोग थे हमारे इस अपने मड़ई में देखा, इसमें एक फरार हो गया है और हमें उम्मीद है कि जो बागपत से वांटेड था हो सकता है वो इसके साथ रहा हो। हमारी टीमें इसमें लगी हुई हैं और बहुत जल्दी इसके हम लोग टेस्ट करेंगे कौन इसमें साथ हो रहा है। इसमें कितने केस रहे? हमने बताया कि 2 दर्जन केस इसके ऊपर लगभग दर्ज थे और अभी इसमें केसेस बहुत सारे निकलेंगे, चूंकि यह साउथ में काफी इसने क्राइम किया है। वहां से डकैती में, लूट में कई बार जेल गया है। हम ICGS से इसको निकाल रहे हैं और कल आपको डिटेल बताएंगे इसके बारे में। पुलिस के अनुसार मिथुन न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय था, बल्कि पंजाब, साउथ दिल्ली, जयपुर और अन्य राज्यों में भी वारदात करता था। वो शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जिलों में कई लूट, चोरी और हथियारों से जुड़ी घटनाओं में भी शामिल रहा है। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि मिथुन और उसका गिरोह तमिलनाडु में भी कई बड़ी लूटों को अंजाम दे चुके हैं। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 1,25,000 रुपए का इनामिया बदमाश मिथुन ढेर हो गया। मिथुन के ऊपर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु, चेन्नई समेत कई प्रदेशों में जो है विभिन्न धाराओं के मुकदमे दर्ज थे। यही नहीं, मिथुन इतना खतरनाक था कि यदि उसको शक हो जाता था कि कोई उसकी मुखबिरी करता है तो वह उसकी हत्या तक कर देता था। आपको बता दें कि शामली में पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़े गिरोह के कुछ सदस्य क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस और SOG की टीम ने झिंझाना थाना क्षेत्र में जो है घेराबंदी की, तो उनको जो लोकेशन मिली थी मुखबिर के द्वारा, वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और पुलिस की टीम के पहुंचते ही बदमाशों की ओर से अत्याधुनिक हथियारों से फायरिंग कर दी जाती है, जिस फायरिंग में SOG टीम के एक सिपाही को गोली लगती है और जो झिंझाना थाना प्रभारी हैं वीरेंद्र कुमार कसाना, उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली दस्तक जाती है। मिली जानकारी के अनुसार मिथुन की आपराधिक पृष्ठभूमि काफी पुरानी रही है। उसके खिलाफ पहला मुकदमा मारपीट का दर्ज किया गया था। इसके बाद वो लगातार अपराध की दुनिया में गहराता चला गया। हत्या, लूट, डकैती, हथियारों की तस्करी और कई गंभीर मामलों में उसका नाम दर्ज है। साल 2017 में झिंझाना क्षेत्र में हुए चर्चित भारत कुमार हत्याकांड में भी वो शामिल बताया जाता है। फिलहाल पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए बदमाश को ढेर कर दिया है और उसके बाकी साथियों की तलाश में लगातार छापेमारी भी की जा रही है। पुलिस ने जल्द ही उसके साथियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जवाबी फायरिंग में पुलिस की ओर से जब गोलियां चलाई गई तो एक बदमाश जो मिथुन नाम का था उसको गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। साथ ही उसका एक जो साथी था वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाता है, फरार हो जाता है। फिलहाल शामली पुलिस फरार अपराधी की तलाश कर रही है और जो बदमाश मिथुन मारा गया है उसके ऊपर शामली पुलिस की ओर से 50,000, मुजफ्फरनगर पुलिस की ओर से 25 और बागपत पुलिस की ओर से 50,000 रुपए का इनाम पूर्व में घोषित किया गया था। साथ ही उसके ऊपर 20 से ज्यादा विभिन्न प्रदेशों में, जनपदों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा शामली SP NP सिंह का कहना है कि वो दक्षिण भारत की पुलिस से संपर्क कर रहे हैं, जहां पर यह लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था, वहां से भी इसका आपराधिक इतिहास मंगाया जा रहा है। वरुण पवार, इंडिया न्यूज, शामली। यूपी में दबंगों का आतंक लगातार जारी है। कभी लूटपाट तो कभी कत्ल को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में यूपी के बलिया में जिस वारदात को अंजाम दिया गया उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। बलिया जिले के थाना क्षेत्र के टीका देवरी गांव में एक युवक को 4 से 5 दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा, उसकी निर्मम हत्या कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। दबंगों ने लाठी डंडों से पीटकर युवक को सुलाया मौत की नींद। हत्या के बाद इलाके में तैनात पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं सवाल। यूपी में दबंगों का आतंक लगातार जारी है। कभी लूटपाट तो कभी कत्ल को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में यूपी के बलिया में जिस वारदात को अंजाम दिया गया उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। बलिया जिले के चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र में टीका देवरी गांव में एक युवक को 4 से 5 दबंगों ने लाठी डंडे से पीट कर निर्मम हत्या कर दी।
हैरानी की बात यह है कि इस पूरे हत्याकांड को लेकर पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगा। इस पूरे हत्याकांड में थानाध्यक्ष की लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मृतक युवक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के दिन से आज तक पुलिस नहीं आई थी, लेकिन आज जब शव आया तब पुलिस आई है। आप उनके क्या हैं? वाहन पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे क्या हुआ है? पूरा ऐसे वो न्योता लिखवाने गए थे और वहीं पे पहले हाथापाई हुआ और उसके बाद उनको मेरा छोटा भाई घर लेकर आया, फिर वो गए उधर कहीं कि खा कर आ रहे हैं तो लिखवा कर मेरे छोटे भाई को भी मारे, उनको भी मार के गड्ढे में फेंक दिए थे उधर ले जाकर। कोई नंबर है जो मिलेगा? फिर हम लोग उनको दवा को लेकर भागे, फिर पुलिस चौकी में मम्मी गई तो वहाँ से हटा दिया गया, थाना में गए वहाँ से भी हटा दिया गया, दोनों तरफ से 2-3 बार गई हैं। ये घटना कब की है? 24 को। पुलिस आपके दरवाजे पे कब आई? कभी नहीं आई। और शिकायत, इसकी शिकायत कब किए थे थाने पे? 25 तारीख को। तो वहीं क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 27 नवंबर को मृतक युवक की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उस दौरान घायल रणजीत सिंह का मऊ के पॉपुलर अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मुकदमे की धारा में बढ़ोतरी करते हुए पुलिस ने टीम गठित कर दी है और लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही है ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 27/11/25 को श्रीमती विद्यावती पत्नी रामजीत सिंह ग्राम नगपुरा थाना चितबड़ा गांव बलिया द्वारा थाना चितबड़ा गांव पर अपने पुत्र रंजीत सिंह के साथ गांव के ही सचिन राजभर आदि द्वारा मारपीट किए जाने के संबंध में तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें चोटेल रंजीत सिंह का इलाज पॉपुलर अस्पताल मऊ में चल रहा था। आज इलाज के दौरान रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में आवेदिका श्रीमती विद्यावती द्वारा थाना चितबड़ा गांव पर इस संबंध में तहरीरी सूचना दी गई, जिस पर मुकदमा जो पूर्व से पंजीकृत था उसमें समुचित धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए मृतक रंजीत सिंह का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। मुकदमे में अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे हत्याकांड के बाद इलाके में सन्नाटा फंस रहा है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर क्या बात होगी जिसके लिए रणजीत की इस तरह से 4-5 दबंगों ने हत्या कर दी। साथ ही परिजन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ दिला पाती है और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजती है। जमीनी विवाद ने एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर दिया। इस बार यह विवाद दो भाइयों के बीच नहीं बल्कि मां और बेटे के बीच था, जो आगे चलकर खूनी खेल में तब्दील हो गया। जमीनी विवाद में दो भाइयों के बीच जमकर पथराव हुए और आपने जरूर देखा होगा, लेकिन इस बात को आप समझ गए होंगे, ये टकराव भाइयों के बीच नहीं बल्कि बेटों के बीच था। रिपोर्ट देखिए। कलयुगी बेटा बना है बान, जमीनी विवाद में ले ली जान। मां को फावड़े से काटा, कत्ल के बाद बेटा फरार। वारदात के बाद परिवार में कोहराम। जमीनी विवाद ने एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर दिया। इस बार यह विवाद दो भाइयों के बीच नहीं बल्कि मां और बेटे के बीच था, जो आगे चलकर खूनी खेल में तब्दील हो गया। जमीनी विवाद में दो भाइयों के बीच टकराव आपने जरूर देखा होगा, लेकिन इस बार ये टकराव भाइयों के बीच नहीं बल्कि मां और बेटे के बीच थी। नारखी थाना क्षेत्र के गढ़ी गडरिया गांव में मंगलवार देर रात संपत्ति विवाद में खेत पर 19 वर्षीय बेटे हर्ष ने 50 बीघा से अधिक जमीन के बंटवारे के विवाद में अपनी मां मिथिलेश की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस देर रात तक जुटी रही। पुलिस के अनुसार मिथिलेश पिछले 8 साल से एटा शहर की अंबेडकर नगर कॉलोनी में अपने मायके में रह रही थी। करीब 2 साल पहले मिथिलेश के पति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मंगलवार को मिथिलेश अपने भतीजे आकाश के साथ बहरनपुर पति ललित का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ग्राम प्रधान से प्रमाणीकरण दस्तावेज लेने आई। इसी सिलसिले में मिथिलेश अपने बेटे हर्ष के पास गए, जो गांव के खेत पर काम कर रहा था। मिथिलेश ने हर्ष से कहा कि वो पति की संपत्ति का आधा हिस्सा बेचना चाहती है। इस बात पर दोनों के बीच काफी गहमागहमी हुई। गुस्से में आकर आरोपी हर्ष ने खेत पर रखे फावड़े से मां मिथिलेश के सिर पर कई बार कर दिए।
जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। देखिए, मिथिलेश हैं, ये बहोरनपुर थाना नारखी की रहने वाली हैं। आज इन्हीं का पुत्र हर्ष ने इनके सिर पे फावड़े से प्रहार कर दिया, जिसके इसके सर में गंभीर चोट आई, जिस कारण इनकी मृत्यु हो गई है। इसमें जो मृतका मिथिलेश है, इनके भतीजे आकाश ने 112 नंबर पर फ़ोन करके सूचना दी थी। पुलिस यहाँ मौके पे आई है, मौका मुआयना किया गया है। इनके 100 का पीएम पंचायतनामा की कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो इसमें अभियुक्त है उसकी भी तलाश की जा रही है। जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। प्रथम दृष्टया पूछताछ में आपसी घरेलू कलह के कारण इस घटना को हर्ष ने अंजाम दिया, ये बात प्रकाश में आई है। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसके बाद भतीजे आकाश ने पुलिस को सूचना दी। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने नारकी थाना पुलिस एफएसएल के साथ घटना स्थल का मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी बेटा हर्ष फरार है और पुलिस टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार ललित की आत्महत्या के बाद उनके 2 बेटे और 3 बेटियां गांव में दादी के पास रहते थे। एक बेटी की शादी हो गई और एक बेटा दिल्ली में काम करता है। हर्ष मिथिलेश का दूसरे नंबर का बेटा है। इस पूरी वारदात ने माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। एक जमीनी विवाद में अपने ही बेटे ने अपनी मां की जान ले ली है। जनपद फिरोजाबाद के थाना नारकी क्षेत्र में गांव बहोरनपुर कोटला में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई मंगलवार को, जहां एक कलयुगी पुत्र ने अपनी मां की हत्या कर दी, वो भी फावड़े से काटकर। पूरी घटना के पीछे पारिवारिक कलह बताया गया। मौके पर इलाका पुलिस पहुंची, सीओ पहुंचे, फॉरेंसिक टीम ने तमाम साक्ष्य जुटाए और पुलिस अब गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। बेटे हर्ष ने अपनी मां मिथिलेश कुमारी की हत्या कर दी और हत्या के पीछे जो थानाध्यक्ष राकेश गिरी हैं, उन्होंने बताया कि ललित सिंह जो महिला है जिसकी हत्या की गई है, उसके पति थे, उनकी पूर्व में डेथ हो चुकी थी। उनकी जो जमीन थी उस जमीन को लेकर विवाद था और मां जो है कहीं ना कहीं डेथ सर्टिफिकेट मांग रही थी जो पुत्र नहीं दे रहा था और इस जमीनी विवाद के पीछे पूरा घटनाक्रम सामने आया। बेटे ने रिश्ते को शर्मसार कर दिया, अपनी मां की ही हत्या कर दी। अब पूरे मामले में पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुटी है, तमाम ताक दिखा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी खबरें निश्चित रूप से मां और बेटे के पवित्र जो रिश्ता है उसको कहीं ना कहीं जमीनी विवाद और संपत्ति के कारण एक बेटा ही अपनी मां की हत्या कर देता है। ये सनसनी के खबरें पूरे क्षेत्र में इस घटना के बाद सनसनी फैल गई। मंगलवार की ये घटना है। मृतका के 4 बच्चे हैं, जिनमें बेटी सपना, मुस्कान, खुशी और 2 बेटे हर्ष व यश, कुल मिला के 5 ऐसे करके बच्चे हैं। पुलिस के अनुसार मंगलवार सुबह किसी पारिवारिक विवाद को लेकर ये घटना को अंजाम दिया गया। अब पूरे मामले में पुलिस ने कई टीमों का गठन कर दिया है और कई टीमें बेटे यश जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ सौरभ उपाध्याय। ठगी के जुड़े कई मामले आपने देखे और सुने होंगे। ऐसे में अगर आप भी व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने वाले अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं तो सावधान हो जाइए। आजमगढ़ से ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जारी है ठगी का काला कारोबार। एपी के लिंक भेजकर बनाता है शिकार। लिंक पर क्लिक करते ही उड़ गए पैसे। पीएम किसान योजना को बनाया हथियार। 7.77 लाख की ठगी का मामला। पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। ठगी के जुड़े कई मामले आपने देखे होंगे और सुने होंगे। ऐसे में अगर आप भी व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने वाले अनजाने लिंक पर क्लिक करते हैं तो सावधान हो जाइए। आजमगढ़ से ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जिले में पीएम किसान योजना के नाम पर जबरदस्त ठगी का खुलासा हुआ है। इस प्रकरण में ठगों की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के फर्जी ऐप के माध्यम से लाखों रुपए की ठगी का अंजाम दिया गया है। ठगों की ओर से पीएम किसान नाम से लिंक और ऐप को किसानों के मोबाइल पर भेजकर उन्हें इंस्टॉल करने को कहा जाता है और उसके बाद उनके खाते से पैसे उड़ा लिए जाते हैं। पूरा मामला आजमगढ़ गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बिंद्रा बाजार का है, जहां करण गुप्ता नामक व्यक्ति की ओर से 18 नवंबर 2025 को व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है।
मैसेज में पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक दिया जाता है। सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति की ओर से जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल किया गया, उसका मोबाइल तुरंत हैक हो गया और देखते ही देखते ठगों ने उनके बैंक खाते से 77 लाख रुपए की धनराशि उड़ा दी। एपीके फाइल फ्रॉड उस टाइप का एक फ्रॉड है। इसमें एक लिंक बना करके लोगों के मोबाइल पर भेजा जाता है। उस लिंक में एक वायरस होता है। उस लिंक को क्लिक करने पे वो वायरस आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है और आपके फ़ोन की सारी जानकारी, उसमें पासवर्ड, ओटीपी, उसमें जो फ़ोटो है, उसका वीडियो है, यहाँ तक कि आपकी आवाज़ को भी वो लगातार सुन सकता है और रिकॉर्ड भी कर सकता है। तो ऐसा पीएम किसान योजना के नाम से एक व्यक्ति को एपीके फाइल भेजी गई और उन्होंने क्लिक कर दिया लिंक को, तो वो इंस्टॉल हो गई। उसके बाद उनकी बैंकिंग डिटेल्स ले करके उनके अकाउंट से 7,77,000 रुपये का फ्रॉड कर लिया गया, निकाल लिया गया और विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। इसके बाद पीड़ित व्यक्ति की ओर से मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद तत्काल रूप से साइबर थाने की ओर से मामले की जांच शुरू हो गई। मामले की जांच शुरू करते हुए पुलिस ने 30 नवंबर को लखनऊ के बीबाड़ी थाना क्षेत्र से 2 मुख्य आरोपी परवेज अंसारी और मोहम्मद कलीम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना का मुख्य आरोपी मोहम्मद समद अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। पुलिस ने फिलहाल 3 मोबाइल, 26,500 रुपए नकदी बरामद किया है और 70.50 लाख रुपए फ्रीज कर दिए हैं। पूछताछ में पता चला है कि सभी आरोपी इंस्टाग्राम के जरिए एक दूसरे से जुड़े। इसके बाद मोहम्मद समद ने दोनों को 10% कमीशन का लालच देकर अपने साथ यह काम करने के लिए जोड़ लिया। आरोपियों ने बताया कि यह लोग बैंक खाता और एटीएम कार्ड झारखंड के गिरिडीह भेजते थे। शिकायत से ठगे गए पैसे पहले उनके खातों में आते थे, फिर यह अपना 10% कमीशन काट कर बाकी पैसा मुख्य सरगना को भेजते थे। अब तक की जांच में इनके विरुद्ध यूपी और महाराष्ट्र में 3 साइबर ठगी के मामले एनसीआरपी कंप्लेन में दर्ज पाए गए हैं। इसी ठगी की घटना के बारे में जिसने भी जाना वो हैरान रह गया। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये पूरी ठगी सरकारी योजना के नाम पर की जा रही थी। क्या आम क्या खास, हर कोई इसके निशाने पर था। लगातार साइबर सेल आजमगढ़ में काम कर रही है, लेकिन ठगी करने वाले अपने आदतों से बात नहीं आ रहे। ठगी करने के मामले में 2 सदस्य को गिरफ्तार किया गया, जिनके 7,70,000 रुपए का खुलासा किया है। पुलिस आजमगढ़ की पुलिस एसपी ट्रैफिक ने इसको खुलासा करते हुए बताया है कि मोबाइल के माध्यम से जो है एपीके ऐप एक लोड कराते थे जनता को, और जनता को, भोली वाली जनता को ऐप लोड करा के उनके खाते को, उनके मोबाइल को हैक कर लेते थे और हैक करके जिसको जो है वो उनके खाते से पैसे को उड़ा लेते थे। कल जो है पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने खुलासा करते हुए बताया कि 2 सदस्य को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 7,70,000 रुपए की गिरफ्तार माल भी बरामद किया गया। 3 मोबाइल, 26,500 रुपए नगद और 70 लाख बैंक के खाते में जो पड़े हुए थे उसको भी फ्रीज कर दिया गया। शासन के निर्देश पे लगातार अपराध और अपराधियों पे लगाम कसी जा रही है। वही आजमगढ़ में डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश में साइबर ठगी पे बहुत ही जबरदस्त काम करते हुए लगातार खुलासा किया जा रहा है, जिसमें जो है जो भी साइबर ठगी करने वाले हैं वो बख्शे नहीं जा रहे हैं लगातार। जबकि जनता जो है, जनता के अंदर कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी पाई जा रही है, जिसकी वजह से भोली वाली जनता ठगी जा रही है। एसपी ट्रैफिक से जब हमने बात किया, उन्होंने कहा कि जनता के अंदर अवेयरनेस की कमी रहने के कारण जो है जनता जो ठगी जा रही है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जनता को अवेयरनेस लानी पड़ेगी और लगातार अपने बैंक खातों को लगातार चेक करते रहना पड़ेगा, तभी ठगी से रोका जा सकता है। अतुल अग्रवाल, इंडिया न्यूज, आजमगढ़। दो लोगों के बीच जमीनी विवाद इन दिनों कत्ल की वजह बनती जा रही है। क्या भाई, क्या बहन, क्या पिता, जमीन का लालच हर रिश्ते को मिटा रहा है। ऐसे में अमरोहा की इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। एक रिपोर्ट देखते हैं।
पर धारदार हथियार। गुना में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट, डर और दहशत।